नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे दरअसल एक कानून के मामले में एक निहायत ही मशहूर शख्सियत से, जिनका नाम है फैजान मुस्तफा साहब, जो दरअसल वाइस चांसलर हैं। अब उसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मुझसे गलत हो जाए, लेकिन नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से फैजान मुस्तफा साहब वैसे तो अपने वीडियोस के लिए जाने जाते हैं। लगातार कानून, संविधान और लॉ के मसले पर वो बेबाक राय रखते हैं। आज जो हमने उनसे बातचीत करने की बात की है, एक तो हम जिस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के मसले पर अपना फैसला दिया है, वहां से अपनी बातचीत शुरू करेंगे। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल देश के नक्शे पर जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, उसमें भारत का संविधान, भारत का कानून, रूल ऑफ लॉ और एक नया इकोसिस्टम जो क्रिएट कर रहा है, उन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। थोड़ा सा जिक्र हम चुनाव का भी करेंगे, क्योंकि बिना चुनाव के तो सारी बातें स्पष्ट होती नहीं है। लेकिन अभी बहुत खूबसूरत आर्टिकल जो है वो फैजान साहब ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और उस आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अ नैरोइंग ऑफ फ्रीडम, जिसपे एक तरीके से हाईकोर्ट के फैसले की उन्होंने आलोचना भी की है, और क्यों फैसला जो है उतना ठीक नहीं जितना होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बेबाकी से अपनी राय भी रखी है। फैजान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान साहब, ये जो आपने अपनी बात रखी कि भाई जो स्वतंत्रता है, जो आजादी है, वो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? और सिर्फ हिजाब के मसले पे कह रहे हैं जो हाईकोर्ट का फैसला आया, या पूरे एक बड़े बृहत्तर विस्तारित संदर्भ में कह रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। मैं क्योंकि संविधान पढ़ाता हूं जी, और किसी भी संविधान का मेन जो उद्देश्य है वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, और अधिकार जो हैं वो राज्य की शक्तियों पर नकारात्मक अंकुश हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जब मैंने किया तो उसमें एक लिबर्टी मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया, छात्रों को और अध्यापकों को आजादी दी। अब ये जो कल का जजमेंट है, जिसमें मेरे हिसाब से तो खैर आर्गुमेंट्स गलत हुए कि ये आर्गुमेंट धर्म की स्वतंत्रता के बजाय अगर होते अपनी चॉइस पर, ऑटोनॉमी पर, या अभिव्यक्ति के अधिकार पर, या निजता के अधिकार पर, तो धर्म में जितना डिस्कशन कोर्ट ने किया वो ना करते, और वो बेहतर एडवोकेसी की स्ट्रेटजी होती। लेकिन जिस तरीके से धर्म की आजादी को पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से फैसलों में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, संविधान ने कहीं पर यह नहीं कहा, जो धर्म की स्वतंत्रता के प्रावधान हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, कि आपको सिर्फ वही चीज की इजाजत होगी धर्म की स्वतंत्रता में जो आपके धर्म के अनिवार्य प्रैक्टिस हो। यह संविधान ने कहीं नहीं कहा। अंबेडकर का एक स्टेटमेंट है संविधान सभा में, जो हिंदू लॉ की कॉन्टेक्स्ट में था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में तो धर्म जो है वो जीवन के हर अंग को प्रभावित करते हैं और सबके सबको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता, इसलिए जो इंटेग्रल है उन्हें दिया जाए। लेकिन अगर संविधान सभा में कोई स्टेटमेंट दिया है, यानी पार्लियामेंट में कोई डिबेट हुई है, उस डिबेट में किसी ने कुछ कहा और उसके बाद लॉ बन जाए, तो इंटरप्रेट लॉ को किया जाएगा। जब लॉ में क्लैरिटी नहीं होगी, तब टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ फ्रेमर्स आप संविधान सभा की जो बहस है उसमें जाते हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट बेचारी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बंधी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का एक डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड किया। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है आशुतोष, कि क्या दलितों को मंदिरों में एंट्री मिले या दलितों का मंदिरों के मैनेजमेंट में कोई अधिकार हो, उसको लेकर बहस हो रही थी। उस बहस को वहीं पे छोड़ना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। कहना चाहिए था कि अब अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश हो गई आर्टिकल 17 में, सब इक्वल हैं, इसलिए अब ये प्रश्न नहीं उठता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हिंदू धर्म में चली गई और जाके हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स को सेलेक्टिवली कोट किए उन्होंने,
और कह दिया कि साहब अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म का एक अनिवार्य प्रैक्टिस नहीं है, एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। और उसके बाद से हर धर्म की स्वतंत्रता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही देखा, यानी 3 तलाक को भी इनवैलिड करने के लिए कोर्ट ने यह कहा ये एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है। मैंने तब भी आशुतोष लिखा था कि एज्यूम कीजिए कि ये एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस होती तो क्या आप उसकी इजाजत देते। मैं हमेशा ये लिखता रहा हूं, सबरीमाला के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आर्टिकल को कोट भी किया कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन गलत है, क्लर्जी का जो काम है वो क्लर्जी करे, कोर्ट प्रीस्ट नहीं है, कोर्ट को लॉ को इंप्लीमेंट करना है। हमें ये कहना चाहिए कि हम XYZ चीजें अलाउ नहीं करेंगे भारत के संविधान के तहत। अब वो एसेंशियल हैं, नॉन एसेंशियल हैं, वो धर्म को जो मानते हैं लोग वो जाने। तो ये यहां तो सुप्रीम कोर्ट से बंधी हुई थी हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने जो चीज इग्नोर की वो ये कि सुप्रीम कोर्ट तो सबरीमाला के जजमेंट के 1 साल बाद इस बात को रियलाइज कर गई कि शायद उनसे गलती हो गई सबरीमाला में, जहां इक्वालिटी का इतना बड़ा स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि हिंदू औरतों को जो है लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में सबरीमाला में जाने की इजाजत दी और 1 साल के अंदर उसका रिव्यू एक्सेप्ट किया, जबकि रिव्यू को एक्सेप्ट करने का जो उसूल था वो ये था कि एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ जजमेंट होना चाहिए। कोई एरर सबरीमाला के जजमेंट में पॉइंट आउट नहीं हुआ और वो 7 जज बेंच को रेफर हुआ और उसमें कोर्ट ने ये प्रश्न बनाया 7 जज बेंच ने कि क्या हमको अनिवार्य रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिसाइड करनी चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट को खुद क्लैरिटी नहीं है इस मामले में तो बेहतर होता कि रिलीजियस प्रैक्टिस वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने तक छोड़ दिया जाता और इतना सा मामला ये रह जाता कि इस सर्कुलर के तहत वो लोग अटेंड कर सकते हैं क्लास या नहीं। जो रीजनेबल अकोमोडेशन उन्होंने मांगी थी वो इतनी सी थी कि जिस कलर का दुपट्टा यूनिफॉर्म में प्रेस्क्राइब्ड है उसी दुपट्टे को अगर हम क्लास में अपने सर पर ढक लें। और ये देखिए आशुतोष, हिजाब की जो बात हो रही है यहाँ, ये बुर्खे की बात नहीं हो रही है, सर से पैर तक अपने को कवर कर लेने की बात नहीं हो रही। चेहरा खुला है, सर को कोई लड़की अगर बहुत उसका रिलीजियस कन्विक्शन है कि वो चाहती है कि साहब वो अपने सर को ढक ले, उसे लगता है तो ढक ले। मुझे ये लगता है कि कोर्ट ने एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो इग्नोर किया जो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है। मुसलमानों में शिक्षा की कमी है, बहुत सी मुसलमान फैमिलीज रिलीजियस फेनेटिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव हैं। वहां ये हिजाब ओढ़ना एक लिबरेटिंग चीज है मुसलमान लड़कियों के लिए कि हिजाब ओढ़ने से उनकी जो रूढ़ीवादी फैमिलीज हैं वो उनको घर से बाहर जाने देती हैं और पढ़ने देती हैं। हम क्या उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दें एक उस चीज पे जिससे कोई और इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहां पे कोई कंपीटिंग फंडामेंटल राइट्स का मामला नहीं था कि एक्स का फंडामेंटल राइट वाई के फंडामेंटल राइट से टकरा रहा, ऐसा कोई मामला नहीं था। अगर कोर्ट लिबरल इंटरप्रिटेशन लेती तो वो लिबर्टी को अपहोल्ड करती, चॉइस को अपहोल्ड करती और ऑटोनॉमी को अपहोल्ड करती। यूनिफॉर्म पे जो कोर्ट ने फोकस डाला और यहां तक लिख दिया कि कोई स्कूल ऐसा इमेजिन नहीं किया जा सकता जिसमें यूनिफॉर्म ना हो, पूरे विश्व में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं। फिर कोर्ट ने जिस तरह के 1929 का जजमेंट कोर्ट किया जिसमें एक बच्चे ने सड़क पर स्कूल के बाहर सिगरेट पी ली और उसे किसी ने देख लिया और अगले दिन प्रिंसिपल साहब ने उसकी केनिंग कर दी, तो उस केनिंग को अपहोल्ड किया गया था। 1929 के जजमेंट को हम 2022 में कोर्ट कर रहे हैं, जब संविधान आ चुका, जब प्राइवेसी आ चुका। तो मेरा ये कहना है कि ये जजमेंट जो है, जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको डिसिप्लिन की पावर, कंट्रोल की पावर देता है, और जो लिबर्टी का कंसेप्ट है जिसमें आजादी और चॉइस हो। देखिए, कभी तो हो सकता है कि पर्दा मर्दों ने जबरदस्ती थोपा हो औरतों पे, लेकिन आज ज्यादातर जो मुस्लिम लड़कियां हैं, यानी यूएस आर्मी में हैं, यूरोप में हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो एज अ मैटर ऑफ चॉइस जो है वो अडॉप्ट कर रही हैं। अगर वो चॉइस का आर्गुमेंट लेती तो शायद सक्सीड हो जाती, लेकिन उन्होंने ये आर्गुमेंट ले लिया कि हमें कोई आजादी नहीं है, हमारा धर्म कहता है जबरदस्ती कि आप पर्दा ओढ़िए। तो पेटिशनर से कहीं ना कहीं आर्गुमेंट्स में गलती हो।
आपने कहा पिटिशनर से कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठता है कि मान लीजिए हिजाब के किनारे रख देते हैं, अगर कोई हिंदू लड़की अगर वो चुन्नी से अपने सिर को ढक के अगर जाती है तो क्या उसको हाई कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन होगा? और क्या प्रिंसिपल उसको स्कूल में या कॉलेज में नहीं आने देंगे इस फैसले उसे हिजाब मान लिया जाएगा ना। नहीं, मैं कहता हिजाब का कौन मेन प्रश्न आशुतोष धर्म की आजादी का था ही नहीं। मेन प्रश्न ये था ही नहीं कि क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। क्वेश्चन ये था कि क्या आप अपनी विजिबल रिलीजियस कन्विक्शन जो है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब साउथ अफ्रीका का जजमेंट कोट किया गया कि हिंदू लड़की थी, उसने कहा मैं नथ पहन के आना चाहती हूं, वो नथ अलाउ की गई। टर्बन है, अब टर्बन जो है कृपान को तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है आर्टिकल 25 में, टर्बन को नहीं है। लेकिन टर्बन तो बिल्कुल विजिबल रिप्रेजेंटेशन है किसी के रिलीजियस कन्विक्शन का। अब उसमें हमको नहीं जाके डिबेट करनी चाहिए क्योंकि हमारे जजेस की ट्रेनिंग मॉडर्न लॉ में है, उनकी ट्रेनिंग थियोलॉजी में नहीं है। फैजान साहब, मैंने जो सवाल पूछा हिजाब को इस्लाम से जोड़ सकते हैं, जोड़ते भी हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हिंदू लड़की अगर चुन्नी से अपने सिर को ढक के स्कूल में जाएगी, कॉलेज में जाएगी, तो क्या प्रिंसिपल साहब उसको जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। देंगे नहीं जाने देंगे आशुतोष। अब मेरा सवाल दूसरा अब ये हो गया कि चुन्नी जो है वो हिंदुओं में रिलीजियस सिंबल नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेशन का प्रश्न नहीं उठता यहाँ पे। और अगर डिस्क्रिमिनेशन का प्रश्न नहीं उठता या अलग आइडेंटिटी का प्रश्न नहीं उठता है तो एक मुस्लिम लड़की जो उसी चुन्नी को पहन के जाती तो उसको हिजाब मान लिया जाता है, हिंदू लड़की अगर जाएगी तो उसको हिजाब नहीं माना जाएगा। ये क्या चीज है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक तो देखिए, ये कहीं पे बात शुरू में जजमेंट जब उन्होंने शुरू किया तो एक कोट किया और ये कहा कि ये जो पर्दा और वेल है इसकी बड़ी कल्चरल और रिलीजियस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रही है, ये सारी कल्चर्स में रही है, इस्लाम से पहले भी ये था। अब इसको ये कह दिया अगर कोई चीज इस्लाम से पहले थी इसका मतलब वो इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है। दरअसल जजमेंट में दो बहुत मेजर चीजें जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। एक तो आशुतोष ये कहना कि हम किसी प्रैक्टिस को तब एसेंशियल मानेंगे जब या तो वो उस धर्म के पहले हो या जब वो धर्म फाउंड हुआ तब हो। अगर कोई चीज किसी धर्म में बाद में आई तो हम एसेंशियल नहीं मानेंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि हिंदू धर्म में कोई चीज जो वेदास में नहीं है वो एसेंशियल नहीं है। तो आपको मालूम है कि वैदिक गॉड जो हैं वो तो अग्नि हैं और इंद्र हैं और यम हैं और बाकी जिन गॉड्स के लिए हमने अब तक बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की है उनका नाम तो वेदास में नहीं है। तो क्या वो एसेंशियल फीचर नहीं होंगे हिंदू रिलीजन के? जो पूरा हिंदू लॉ डेवलप होगा वो तो वेदास में नहीं है, वो तो बाद में आएगा स्मृतिज में। तो जो पूरा डेवलपमेंट पुराण का और उपनिषद का और स्मृतिज का होगा उसमें से कोई चीज हम हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानेंगे तो हिंदू धर्म की जो स्वतंत्रता है वो बहुत सीमित हो जाएगी। इसी तरह जो चीज जीसस क्राइस्ट की लाइफ में नहीं हुई आप उसको क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं मानेंगे। तो बाइबल का भी जो कंपाइलेशन और जो प्रेजेंट फॉर्म में है और नए नए एडिशंस आते रहे, हर रिलीजन इवॉल्व करता है। ये आनंद मार्गीस का केस था जिसमें उन्होंने कहा हम तांडव डांस करेंगे, उसकी परमिशन नहीं मिली कलकत्ता में। अब जब परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने कहा साहब ये हमारे धर्म का एसेंशियल हिस्सा है। उनकी जो किताब है करिया करिया आनंद मार्गीस की, उसका जो 1959 का जो फर्स्ट एडिशन था उसमें तांडव डांस का जिक्र नहीं था जी। वो 5 साल बाद आ गया। कोर्ट ने उसको एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना। मैं समझ कह रहा हूं कि किसी रिलीजन को फ्रीज कर देना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हम हिंदू रिलीजन को फ्रीज कर दें वैदिक पीरियड में या इस्लाम को फ्रीज कर दें कुरान में या बाइबल को फ्रीज कर दें जीसस क्राइस्ट की लाइफ में, ये तो धर्म की स्वतंत्रता को भी इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन से ही रिफॉर्म होता है। फिर तो किसी धर्म में कोई रिफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। आप धर्म के इंटरनल रिफॉर्म की पूरी प्रोसेस खत्म कर देंगे। कोर्ट का काम धर्म में रिफॉर्म नहीं करना है, लॉ में रिफॉर्म करना है। धर्म में रिफॉर्म धर्म के लोग करे या ना करें हमसे क्या मतलब है। हम एक संविधानवाद वाले देश हैं, हम उनके धर्म को जाने बिना और देखे बिना, हो सकता है कोई चीज कुरान में हो हम उसकी इजाजत तब भी ना दें।
दास्ता की प्रथा का जिक्र है अगर कुरान में, हम तब भी इजाजत नहीं देंगे। ट्रिपल तलाक अगर कुरान में हो तब भी उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जजेस को अपने संविधान में रह के डिसाइड करना चाहिए। अब आपने एक पर्टिकुलर ट्रांसलेशन पिक कर लिया और उसी ट्रांसलेशन में सैकड़ों गलतियां हैं, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोट किया था शाह बानो के केस में, इसलिए हम इसे ऑथेंटिक मानते हैं। यह बात गलत है। फिर एक चीज और कह दी कि किसी चीज को अनिवार्य जब मानेंगे जब धर्म में उसके लिए सजा हो। यह बहुत बड़ी शर्त है, इतनी हाई बार आप नहीं कर सकते। भाई पूरा सिविल लॉ जो है वो लॉ है लेकिन उसमें सजा नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और कंपनी लॉ में और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में और लैंड लॉ में और सिविल प्रोसीजर में तो पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन धर्म में अक्सर सजा होती है, तब भी हम वैलिड कर देते हैं क्योंकि संवैधानिक विजन में होता है। देखिए होमोसेक्सुअलिटी और अडल्ट्री हर धर्म में गुनाह है, उसकी सजा है। हम एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव देश हैं और हम LGBTQ कम्युनिटी के राइट को प्रिजर्व करना चाहते हैं और इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को अपहोल्ड करना चाहते हैं, और सेक्सुअल माइनॉरिटीज के इस राइट को देखते हुए हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को भी और अडल्ट्री को। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके की बहस हुई और होमोजेनिटी पे बहुत एम्फेसिस है जजमेंट में, यानी यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्मिटी आती, वो यूनिफॉर्मिटी का जिक्र नहीं है, जिक्र जो है होमोजेनिटी का है। और जो केंद्रीय विद्यालय की एग्जाम्पल दी गई कि केंद्रीय विद्यालय में दुपट्टे को आप ओढ़ सकते हैं यूनिफॉर्म वाले को, उसको उन्होंने कह दिया ये इसकी भी इजाजत नहीं होगी। वो रीजनेबल अकोमोडेशन में नहीं दी कि साहब कुछ बच्चियां ओढ़ेंगी कुछ नहीं ओढ़ेंगी, इसका मतलब 2 क्लासेस हो जाएंगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा साहब राइट्स में भी डिफरेंस है कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन का राइट है और एक अंडर ट्रायल का राइट है, उसका कम होगा जी, और एक कोई कन्विक्ट होगा तो उसका कम होगा। ये बिल्कुल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल है। आप कन्विक्ट हैं, समझ लीजिए आपको आशुतोष सजाए मौत भी दे दी जाए, तब भी आपका बोलने का अधिकार, किताब लिखने का अधिकार वैसे ही रहेगा जैसा मेरा है। आपका सिर्फ एक अधिकार छीना जा रहा है कि राइट टू मूवमेंट नहीं है, आप जेल के अंदर रहिए। जेल में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो और अधिकार हैं, पूरा जूरिस्प्रूडेंस है इस पे, प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स है इसके बारे में, कि उनका एक ही राइट वायलेट होता है कि भाई आप इस कन्फाइन रहेंगे, आप इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकलेंगे। और कितनी अच्छी अच्छी किताबें जेलों में लिखी गई हैं जी। फजान साहब, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो मेरे मन में कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि मैं तो नॉन बिलीवर हूं, और मैं अगर नॉन बिलीवर हूं तो हिंदू धर्म की जो अनिवार्यता है, जो अनिवार्य अंग है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि हिंदू धर्म में जो ईश्वर को मानता है वो भी जो है वो हिंदू है, और जो नहीं मानता वो भी धर्म है। जो ब्रह्म को मानता है वो भी हिंदू है, और जो ब्रह्म को नकारता है वो भी हिंदू है। जो मूर्ति पूजा करता है वो भी हिंदू है। अभी आपने कहा कि वेदों को हम एसेंशियल अनिवार्य अंग मान सकते हैं कि धर्म का, लेकिन हमारे यहाँ तो ये जजमेंट रहेंगे। हाँ नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये तो स्मृति का हिस्सा, अगर श्रुति परंपरा की बात कही गई हिंदू परंपरा में, तो क्या श्रुति में जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे कि नहीं कि हिंदू धर्म का एसेंशियल पार्ट है या नहीं पार्ट है? कैसे इसको डिफाइन करेंगे? वही सिर्फ श्रुति मानेंगे, स्मृति को छोड़ देंगे, उपनिषद और पुराण को छोड़ देंगे। हाँ। तभी मैं कह रहा हूं कि ये जो है इन लड़कियों के हिजाब को कंट्रोल करने की प्रोसेस में हम कहीं अपने धर्म की स्वतंत्रता, बहुसंख्यक समाज के धर्म की स्वतंत्रता सीमित ना हो जाए। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल ये है कि पिछले दिनों एक डिबेट हिंदुस्तान में चल रही है। वो डिबेट इस बात को लेकर ये है कि हमें हमेशा माना गया कि हमारे यहाँ जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, वो मॉडर्न थिंकिंग के लोग थे, लिबरल थिंकिंग के लोग थे। क्या हिंदुस्तान के अंदर कंजर्वेटिव थिंकिंग के भी लोग आ गए हैं? जैसे अमेरिका के अंदर डिबेट होती है कि कुछ रिपब्लिकन्स हैं, कुछ डेमोक्रेट्स हैं। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई तो पता चला वहां पे जो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट हो गई, उसको कहा गया कि वो कंजर्वेटिव हो गई है। और कंजर्वेटिव हो गई इसलिए जो अबॉर्शन जैसे लॉज हैं उसको लेके वहां पे माना जाता है उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो जजमेंट वो अलग तरीके के होंगे। तो क्या हिंदुस्तान में भी जो नई विचारधारा हिंदुत्व की आई है उसकी वजह से जजेस भी अब कंजर्वेटिव हो गए हैं, जुडिशरी भी कंजर्वेटिव हो गई है, और उनमें या कुछ जजेस कुछ उस तरीके से डिवीजन हो गया, जिसका यह नतीजा है? देखिए आशुतोष, वहां पे तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं,
राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, फिर सीनेट में बहस होती है, इसलिए हम उनकी आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स को जानते हैं। भारत में क्योंकि कोलिजियम नाम रिकमेंड करती है या सरकार भी जब अपॉइंट करती थी, तो हम ये नहीं कहते थे कि ये जज जो है ये कांग्रेस का जज है और ये बीजेपी का जज है। तो भारत में जजेस की आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी मानी जाती है, लेकिन जजेस हमारे समाज के हिस्सा हैं। अगर समाज में धर्म की चर्चा हर समय हो रही है तो जजेस भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो धार्मिक हों, बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो धार्मिक हों लेकिन लिबरल हों, उनमें स्पिरिचुअलिटी हो और रिलीजियोसिटी कम हो, लेकिन बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर रिलीजन की बहुत बड़ी छाप हो। अब इंडिया में इस तरह के जजेस रहे हैं जिनको हमने कहा कि साहब ये प्रो रिफॉर्म्स हैं, डेथ पेनाल्टी के खिलाफ है। ऐसे जजेस रहे हैं जो डेथ पेनाल्टी के फेवर में रहे हैं, लेकिन जजेस की आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स पर भारत में कोई बहुत अच्छा शोध कार्य हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि ये कहना कि ये जज जो है इसकी ये आइडियोलॉजिकल लीनिंग है मुश्किल है। लेकिन एक आध इंडिकेशन मैं आपको बता दूं जी, जैसे आसाम के चीफ जस्टिस थे जस्टिस लोधा, चीफ जस्टिस थे और चीफ जस्टिस होने के बाद एकदम से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, 2 बार वो एमपी रहे, उसके बाद वाजपेयी सरकार में नेशनल कैटल कमीशन के चेयरमैन रहे और उसकी रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि गाय का जो गोबर है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा अवेलेबल है, और उसको एक दूसरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कोट कर दिया। तो जजेस की आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहां इस केस में जजेस जुडिशियल डिसिप्लिन से बंधे हुए थे धर्म की स्वतंत्रता में, लेकिन आर्गुमेंट चाहे हल्के ही लेवल पे हुआ लेकिन हुआ था, ऑटोनॉमी पे भी और चॉइस पे भी। उस आर्गुमेंट को उन्होंने एट लेंथ डिस्कस नहीं किया, बल्कि अजीब बात यह है कि उस आर्गुमेंट्स को जज साहब ने अंडर प्ले करते हुए ये कह दिया कि साहब इनकी बहस में तो कोई सब्सटेंटिव राइट्स की बात नहीं हुई, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्राइवेसी, और स्कूल जो है वो तो क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस है, इसलिए सब्सटेंटिव राइट्स भी वहां पे जो है वो कर्टेल किए जाएं जी। तभी मैंने ये लिखा है कि ये जो पूरा जजमेंट है ये एक रास्ता राइट्स को कर्टेल करने का ढूंढ रहा है, न कि राइट्स को एक्सपेंड करने का, जबकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एफर्ट होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या की जाए और जो पीनल स्टैट्यूट्स है उनकी नैरोअर या स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन उनका किया जाए। बिल्कुल, आपने जो बात कही है, इस जजमेंट से एक ध्वनि जो लोगों के मन में जा रही है, अब वो कितनी सही कितनी गलत इस पर इतिहास तय करेगा, कि पिछले दिनों माइनॉरिटी राइट्स धीरे धीरे कर्टेल किए जा रहे हैं, और इसीलिए इसके लिए कहा जा रहा है मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट इस देश के अंदर आ रही है, मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी इस देश में छा रही है, और उसका असर अब तमाम इंस्टीट्यूशंस पर पड़ने लगा है, उनके फैसलों पर भी पड़ने लगा है। क्या ये उसका रिफ्लेक्शन है? आशुतोष, देखिए, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, अजीब बात यह है कि माइनॉरिटी राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आर्टिकल 30 जो है उसका सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्सपेंड किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा फॉर इंस्टेंस कि कोई भी रेगुलेशन जो स्टेट करेगी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, उसको 2 टेस्ट सेटिस्फाई करने होंगे कि एक तो ये रेगुलेशन जो है ये उनका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसको डिस्ट्रॉय ना करे, उसको एनिलेट ना करे, और ये रेगुलेशन रेगुलेट करे टू मेक दैट इंस्टीट्यूशन एन इफेक्टिव व्हीकल ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिर्फ एक ऐसा मामला मैं कह सकता हूं जहां सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन कोर्ट बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कुछ कुछ बोलती रही। तो बाय एंड लार्ज माइनॉरिटी राइट्स पे मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे जजेस जो हैं वो उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जजेस हिंदू धर्म के लिए भी ये कर चुके हैं, धर्मों को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मैं समझता हूं कि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी धर्मों की है, और जो उनका काम नहीं है आइडियली उनको नहीं करना चाहिए, उनको लॉ को रिफॉर्म करना चाहिए, ना कि धर्म को रिफॉर्म करना।
आपने बहुत साफ कहा कि लॉ को रिफॉर्म करना चाहिए, धर्म को रिफॉर्म नहीं करना चाहिए, और उसके संदर्भ में ये इसका निहितार्थ ये निकलता है कि जो धर्म का मामला है वो धर्म गुरुओं पे छोड़ देना चाहिए। अगर हाँ, धर्म बिल्कुल। गुरुओं पे अगर हम छोड़ देंगे तो वहां तो रूढ़िवादिता ही बढ़ेगी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी। हर जगह ये देखा गया, जहां पे धर्म को धर्म गुरुओं के हाथों में छोड़ा गया, वहां पे दिक्कत पैदा हुई, और वहां पे एक तरीके से समाज को पीछे ले जाने की कोशिश की गई। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है आशुतोष, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉ जो है वो धर्म गुरुओं से पूछ के बनाया जाए। जैसे हमने अगर ये तय किया कि हम स्कूल में एक यूनिफॉर्म ही रखेंगे, तो हम फिर ये आपके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं है, इस डिबेट में नहीं जाए। देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो संविधान में आर्टिकल 25 है, वो कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी दूसरे मौलिक अधिकार, आपको धर्म की आजादी। तो ये जो सब्जेक्ट टू करके हमें पावर दे दी गई, उस पावर का इस्तेमाल करें। हम ये कहें कि साहब आपकी एक्स चीज से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। जैसे ट्रिपल डिवोर्स पे हमारा ये कहना काफी है कि भाई ये एक आर्बिट्रेरी पावर है जो मर्द को दी जा रही है, आर्बिट्रेरीनेस आर्टिकल 14 का वायलेशन है, थैंक यू वेरी मच, वी आर नॉट परमिटिंग। जो हम धर्म में जाके ये कहें कि आपके धर्म में भी ये एसेंशियल नहीं है, उससे हम एक मौका और फॉर्डर प्रोवाइड करते हैं फेनेटिक्स को कि वो ये कहेंगे कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है, वो ये कहेंगे हमारे धर्म के स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो एक जो प्रोग्रेसिव रिपब्लिक है वो अपना लॉ बनाए इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, उससे कोई धर्म हिट होता हो ना हिट होता हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इस जजमेंट के दौरान बेंच ने यह भी कहा कि कुछ हिडन हैंड्स हैं, कुछ छिपे हुए हाथ हैं जो समाज के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। क्या ये कोर्ट का काम इस तरीके की टिप्पणी करे और ऐसा उससे संदेश? एक तो आशुतोष अवॉइडेबल है, या तो आप उसकी डिटेल्स दें। अब कुछ रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आता है कि वो कुछ कैंपसेस में एक्टिव हैं, तो कई और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं स्टूडेंट्स के जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। कोई भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी स्कूल में आने की उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। रेडिकल चीजें और माइंड को रेडिकलाइज करना ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हम एक नरेटिव को जुडिशियल वर्डिक्ट से स्ट्रेंथन करें जिसको डिसाइड करने के लिए वो रेलिवेंट नहीं है। जैसे इसमें एक प्रश्न पूछा गया कि साहब आपने कब से हिजाब पहनना शुरू किया। अब आशुतोष ये तो बहुत ही अजीब बात हुई। जैसे आपने अभी कहा कि आप जो है नास्तिक है, तो क्या आप अगर आज से पूजा अर्चना करना शुरू कर दें तो हम ये कहेंगे भाई कल तक तो नहीं करते थे, अब आज कैसे करने शुरू कर दी? नहीं मिलेगी आपको इजाजत। अगर कोई अपने धर्म को आज से मानना शुरू कर दे तो वो कब से मानता है नहीं मानता है, उसने एक्स के इन्फ्लुएंस में माना, वाई के इन्फ्लुएंस में माना, कोई बाबा जी मिल गए उनका आशीर्वाद मिल गया तब से वो धार्मिक हो गया, ये इररेलेवेंट है, ये क्वेश्चन ही इररेलेवेंट है। बट फजान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि बचपन में मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था नहाने के बाद, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस त्रैलोक्य को जाकर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी, तो अब मैंने वो छोड़ दिया। मुख्यमंत्री बनेंगे आप फिर, इसका मतलब जो हनुमान चालीसा पढ़ ले अच्छी तरह मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन टेलीकास्ट कराना पड़ेगा सत्य हित। ये टेलीकास्ट होगा जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। फिर तो बन गया। हाँ, इससे अलग अगर हटके, अलग नहीं, इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो मैंने प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय से एक बहुत अच्छी बातचीत की। बातचीत में उन्होंने उनकी जो ओरिजिनल थीसिस थी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बीच में टेंशन पैदा हो रहा है, और उसका कारण उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म है उसको जिम्मेदार ठहराया। आप उनकी इस राय से कितना सहमत है? ये क्या ऐसा कोई विभेद किया जा सकता है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बिल्कुल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बिल्कुल अलग है, और उसके बीच में टेंशन की हम बात करें? भाई हिंदुस्तान का संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता चुन रही है, जिसको मेजॉरिटी दे रही है वो चुना जा रहा है, तो संविधान के हिसाब से तो चीजें हो रही। आप कितना सहमत है इस बात से?
देखिए, आशुतोष बहुत बड़े स्कॉलर हैं, दोस्त हैं हमारे, और हम उनका बड़ा आदर करते हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस वक्त डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा बुलेट से नहीं है। जैसे पहले आर्मी का टेक ओवर हो जाता था, प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया, मार्शल लॉ लग गया, बैलेट से। पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी है वो श्रिंक कर रही है, और जो जेन्युइन डेमोक्रेसी में लोग सिर्फ 4% रह रहे हैं। आप सोचिए, अगर अमेरिका में भी ऐसे ट्रेंड हैं जो ट्रम्प के जमाने में हुआ, कि उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी जो है उसके जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई। हमारी भी परफॉर्मेंस डेमोक्रेसी के जो पैरामीटर्स हैं और लिबर्टीज के जो पैरामीटर्स हैं, उन पे जो फ्रीडम हाउस है या स्वीडन का ये वीडेम है, ये सारों में हमारी रैंकिंग भी नीचे जा रही है जी। तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड है, और इस ट्रेंड का मतलब ये है कि लोग डेमोक्रेसी से ऊब गए हैं क्योंकि हमारे इलेक्टेड लीडर्स ने परफॉर्म नहीं किया। अब जो एक नई लीडरशिप इमर्ज हो रही है, उस नई लीडरशिप ने एक तो रिलीजन अपने साथ ले लिया, और जैसे भारत में हरकोट बटलर ने कहा कि इंडियंस आर एसेंशियली रिलीजियस एज यूरोपियंस आर एसेंशियली सेकुलर। तो हम बहुत धार्मिक लोग हैं। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ धर्म भी हो, आइडियोलॉजी भी हो, सोशलिज्म भी हो यानी वेलफेयर स्कीम्स भी हैं, डेवलपमेंट भी हो, किसी भी और पार्टी के मुकाबले में डेवलपमेंट में उन्होंने 2-4 कदम आगे बढ़ के ही काम किया होगा, तो उसकी वजह से लोग उन्हें वोट देते हैं। उसको मतलब ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी तब भी हो सकती थी जब कोई राइटिस्ट पार्टी सत्ता में ना होती। भाई इंदिरा गांधी जो थी वो तो राइटिस्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी लागू की। तो मेन चीज ये है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें एक करिश्मा एक आदमी का जो है वो सारी चीजों को डिसाइड करने लगे, यानी यूपी में भी आप देखिए कि बाकी ये सब जो फैक्टर्स थे उनके अलावा मोदी जी भी एक फैक्टर थे, उनकी वजह से भी एडिशनल वोट मिले। अपोजिशन के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो अट्रैक्ट करता लोगों को। तो मैं ये समझता हूं कि हमने जो है संसदात्मक शासन प्रणाली इसलिए अपनाई थी कि जो अध्यात्मक शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो पर्सनल कैरिस्मा से डिसाइड होता है, जैसे अमेरिका में होता है। लेकिन हमारे एमपीज जो हैं ये बिल्कुल बोलते ही नहीं पार्टी की मीटिंग में, हमारे मिनिस्टर्स भी कुछ नहीं बोलते, और केंद्र के बारे में तो बहुत डिस्कशन होता है, लेकिन राज्यों में मुख्यमंत्री भी जो हैं वो ज्यादातर ऑटोक्रेट्स हुए हुए हैं जो डिफरेंट सेकुलर पार्टीज के हैं, लेकिन हम उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। तो एक ग्लोबल ट्रेंड है जिसमें मैं ये समझता हूं कि बीजेपी को ब्लेम करना कोई बहुत सही चीज नहीं होगी कि लोग बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप में इंटरेस्टेड हैं। इंडिया में आप सर्वे कर दीजिए, कहीं हुआ भी था सर्वे, उन्होंने कह दिया आर्मी बहुत अच्छी रहेगी अगर आर्मी का रूल हो जाए। तो आज जो हमारा वोटर है उसको सबसे ज्यादा, तो आप ये देखिए कि यूपी का जो इलेक्शन है उसमें ज्यादातर जो अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण्स हैं, 83% उन्होंने पहले वोट किया और अब 87% या 89% ब्राह्मण्स, 89। राजपूत जो है वो 70 से 87%, 17% और बढ़ गया उनका। वैश्य जो है उनका 71 से 83%। तो आप ये देखिए, हमने एक मिथ बना दिया कि मुसलमान जो हैं ये एक वोट बैंक हैं और ये एक साथ वोट करते हैं, जबकि कभी भी किसी भी इलेक्शन में 60-65% से ज्यादा मुसलमानों ने एक पार्टी के लिए वोट नहीं किया। वो वोट, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण और वैश्य और ठाकुर और राजपूत ये वोट बैंक है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें मिली। और दूसरे आशुतोष, एक 50,000 करोड़ की पार्टी, मीडिया भी पास में, हिंदुत्व भी पास में, और आपके वर्कर्स भी पास में, आरएसएस का इतना बड़ा नेटवर्क है, एबीवीपी है, और वक्ता बहुत अच्छे हैं उनके पास, डेवलपमेंट भी उन्होंने किया, वेलफेयरिज्म भी दिया, फूड भी दिया, सभी चीजें दी। तो आप देखिए कि अगर जाट भी जो हैं उनके भी वोट इतनी बड़े किसान आंदोलन के बाद जो है वो किसी और को नहीं गए, तो फिर तो अप्रिशिएट करना चाहिए
उसको फिर हम ये कहें कि साहब हम जो है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हम क्यों कहें? हम ये कहें कि हमारी जनता इसी तरह की सरकार चाहती है। बिल्कुल, हमारी जनता की प्रायोरिटी जो है वो लिबर्टीज नहीं है। बिल्कुल। अभी आप जैसे हिंदू वोट बैंक का कहता है, लेकिन अब ये ट्रेंड अब मुस्लिम वोट बैंक में भी दिख रहा है। जैसे बंगाल में उन्होंने ऑलमोस्ट 80 to 80% वोट किया, यूपी में भी किया है। अब मेरा आखिरी सवाल इस बात को लेकर ये है कि क्या लोकतंत्र एक मॉडल के तौर पर अब वो उसमें रिफॉर्म की जरूरत है या फेल हो गया है? देखिए, मेन बात यह है कि कोई भी, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पोलैंड को ले लीजिए आप, ट्रंप को ले लीजिए आप, पुतिन को ले लीजिए आप, टर्की को ले लीजिए आप, कितने कंट्रीज हैं ऐसे। सद्दाम हुसैन 98% वोटों से जीतते रहे हैं। हो क्या रहा है लार्जली कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब नॉमिनेट करती हैं इलेक्शन में उन्हें लीड करने के लिए, तो वो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करती हैं जो पोलराइज करके वोट उनके फेवर में लाए। उसमें कभी किसी रैंक आउटसाइडर को ले लेती हैं, कभी किसी कॉमेडियन को ले लेती हैं, कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को ले लेती हैं, और उसके बिना पर वो आगे बढ़ती हैं। और जो इतनी ज्यादा मैसिव सपोर्ट से आएंगे लोग, उनमें ये टेंडेंसी ज्यादा होगी कि वो सारी पावर, क्योंकि इलेक्शन एक आदमी ने जिताया है, तो उस आदमी में सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक हैंड में होना संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ के लिए, एक बड़े कंट्री के लिए जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, वो एक इंटरनल आप समझिए कि कंट्रोल मैकेनिज्म है। आप ये देखिए कि बेचारे हमारे मनमोहन सिंह पोर्टफोलियो तक फ्रीली नहीं बांट सकते थे। तो जब बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी लोकसभा में या विधानसभा में, तो पॉसिबिलिटी आपके ऑटोक्रेट होने की बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी चीज ये कि हमारी जुडिशरी जो है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब मीडिया अगर कॉर्पोरेट मीडिया बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने एक चैनल बनाया जो बहुत अच्छा था, ठीक है, आपके इतने एक्सपीरियंस जितने एंकर्स थे और जर्नलिस्ट थे वो यूपी को सही से नहीं पढ़ पाए, तो इसका मतलब ये कि जनता की जो चीजें आप देख रहे थे उससे अलग थी। उनमें कुछ ना कुछ बेचैनी थी सरकार की परफॉर्मेंस को लेके। वो कि कई सर्वे में यह आया है कि मेजॉरिटी जो थी वो चाहती थी ऑलमोस्ट 44% के साथ ये गवर्नमेंट जो है यही रहे, और 39% चाहते थे चली जाए, और 17% श्योर नहीं थे। तो ये अनश्योर वाले सारे उधर चले गए। बीएसपी ने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया। लेकिन मेन चीज मुझे जो लगती है वो ये कि जनता को अट्रैक्ट करने के लिए जो अपोजिशन में कोई चीज होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो डेमोक्रेसी में हर वो चीज जो इलेक्शन जिताने में काम आ सकती है वो सब बीजेपी के पास है। और फिर उनकी सिंसियरिटी इलेक्शन को लड़ने की, यानी यूपी चुनाव के अगले दिन प्रधानमंत्री जी अगर गुजरात में तैयारी कर रहे हैं अगले इलेक्शन की, और अमित शाह जी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जहां क्रेडिट ड्यू है दे देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो सवाल था डेमोक्रेसी वाला, वो डेमोक्रेसी वाला सवाल अगर थोड़ा सा अनुत्तरित रह गया, हैज डेमोक्रेसी फेल्ड? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। ये वैसे तो जो सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनमें सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है या सबसे कम खराब डेमोक्रेसी है। अब इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं है, इलेक्टोरेट की जिम्मेदारी है। जैसे हम कहते हैं वी गेट द गवर्नमेंट वी डिजर्व, तो कहीं ना कहीं हम सब में एक ऑटोक्रेट छुपा है। हम अपने बच्चों पर अपने डिसीजंस थोपते हैं बिना उन्हें सुने हुए। तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, हम ही तय कर देते हैं। ये तो एक ऑटोक्रेसी है। हमारी अपनी फैमिली में डेमोक्रेसी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी के लिए जो समाज में सबसे ज्यादा चीज होनी चाहिए, डिसेंट को सुनना, उसके लिए हम तैयार नहीं है। दूसरे, हम कभी भी वोट जो है वो मुद्दों पर नहीं देते हैं। कभी करप्शन देश में मुद्दा नहीं बन पाया। फॉर इंस्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त भी मुद्दा नहीं है, जबकि आप 47 साल के हाईएस्ट रेट पे हैं। इतना ज्यादा कोविड का मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन वो मुद्दा नहीं बना, क्योंकि हमारे लिए नॉन रेलिवेंट मुद्दे, धर्म के, इमोशनल, कास्ट, वो सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं।
तो अगर डेमोक्रेसी को थ्रेट है तो सरकार से ज्यादा लोगों से है कि लोग जो हैं उनका अपना जनतंत्र में विश्वास कुछ कम है, वो जनतंत्र को भी राजतंत्र की तरह देखते हैं और डायनेस्टी को अपोज करते हैं। बिल्कुल बात डायनेस्टी की अपोजिशन की होगी, लेकिन जो टोटलिटेरियन सिस्टम में जो पावर जो है उसके एक दो केंद्र हों, यही तो राजतंत्र। बादशाह सलामत जो कह दें वो अकबर की जबान से निकला हुआ हर लफ्ज कानून है, वो हमने जनतंत्र में बना रखा है। आप देखिए कि बिल हम पास करते हैं 5-5 मिनट में, 4-4 मिनट में, हम बिल्स को सेलेक्ट कमेटीज को नहीं भेजते। तो वो मैं समझता हूं डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टी की है। उन्हें मालूम होता है कि ये जो आदमी है जिसे हम नॉमिनेट कर रहे हैं लीड करने के लिए, इसका क्या हिस्ट्री रही है, इसके अंदर ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज हैं या नहीं है, तब भी जानबूझ के वो नॉमिनेट करते हैं। ट्रंप को जब नॉमिनेट किया रिपब्लिकन पार्टी ने, उन्हें मालूम नहीं था कि ट्रंप क्या है। बिल्कुल फजान साहब, वो जो गेट कीपर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो अपना काम सही नहीं कर रहे, वो ऊंघे हुए सो रहे हैं दरअसल। बहुत बहुत शुक्रिया फजान साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, इतनी लंबी और इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।